फ्रांस की तरफ से अभी भारत को राफेल की फॉलो ऑन ऑर्डर के अंदर इसकी F4 वेरिएंट के साथ साथ एडवांस माइका एनजी मिसाइल को भी ऑफर किया जाने वाला है। रशिया की तरफ से अभी एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है जो कि लगभग नियर हाइपरसोनिक स्पीड में क्रूज करने के साथ साथ आउटर स्पेस में भी जा सकता है। एक इजरायली शिप जिसके ऊपर अरेबियन सी में मिसाइल अटैक किया गया था अभी आगे गुजरात की मुंद्रा पोर्ट में पहुंच चुकी है। S-400 सिस्टम शायद सच में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट अपने सभी अलाइड नेशंस को इसको खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और अंत में भले ही इंडियन एयरफोर्स में अभी राफेल जेट शामिल होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी इंडियन एयरफोर्स की काफी सारे वीक पॉइंट है जिनको जल्दी से जल्दी सुधारने के लिए फिर ठीक करने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल को लेके है। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अप्रैल की एंड तक भारत को 12 राफेल डिलीवर किए जाएंगे, यानी कि अप्रैल की एंड तक भारत को लगभग 23 राफेल जेट डिलीवर कर दिया जाएगा और इसी साल के अंत तक हमें सारे 36 राफेल को डिलीवर कर दिया जाएगा। अभी अप्रैल की सेकंड हाफ में यानी कि 20 से 22 अप्रैल के बीच हमारे इंडियन एयरफोर्स की चीफ भी फ्रांस के गश्त पर जाने वाले हैं और उनकी इस विजिट के दौरान फ्रांस की तरफ से 9 राफेल जेट को भारत को ट्रांसफर किया जाएगा। इसी दौरान फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल की F4 वेरिएंट को भी ऑफर किया जाने वाला है, जिसको अभी डेवलप किया जा रहा है और इसमें काफी सारे नए अपग्रेड भी किए जा रहे हैं जो कि राफेल को और भी घातक एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। इसमें राफेल की रडार, सेंसर पैकेज और फ्रंटल ऑप्टोनिक सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही इसमें अभी नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ नए वेपन सिस्टम को भी ऐड किया जा सकेगा। राफेल की F4 वेरिएंट में एक प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक एड सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा जो कि इसकी मेंटेनेंस को काफी हद तक कम करने वाला है। साथ ही इसमें अब एक नई इंजन कंट्रोल यूनिट को भी इंस्टॉल किया जाएगा। अभी फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल की एक और फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर 36 और राफेल को ऑफर किया जा रहा है जो कि राफेल की F4 वेरिएंट होने वाला है। इसके अलावा वो राफेल को MMRC टेंडर के अंदर भी भारत को 70% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर कर रहे हैं। वेपन्स की बात करें तो राफेल की F4 वेरिएंट में 1000 kg की एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन सिस्टम के साथ साथ माइका मिसाइल की लेटेस्ट वेरिएंट को भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा जो कि 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकेंगे। इनकी अभी MBDA की तरफ से 2 वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है जो कि रडार गाइडेड और इंफ्रारेड गाइडेड होने वाले हैं। इसमें अभी एक नई बाइपल्स थ्रस्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इनकी मैन्युअबिलिटी को काफी हद तक बेहतर करने वाले हैं। हालांकि अभी इनको पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया, लेकिन फ्यूचर में राफेल की सभी ऑपरेटर को MBDA की तरफ से इस मिसाइल को ऑफर किया जाएगा जिसमें भारत अभी पहले नंबर पे है। इनको आगे चल के मिराज में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इनको राफेल में स्टैंडर्ड VBR मिसाइल के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर राफेल में अस्त्र मिसाइल प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि भारत मिट्योर मिसाइल के साथ माइका मिसाइल को इसमें कॉम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। अगला अपडेट एक रशियन हाइपरसोनिक फाइटर जेट को लेके है। वैसे आप सभी को पता होगा कि काफी पहले से ही रशिया की तरफ से MiG-31 की एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसे तब MiG-41 का नाम दिया गया था। अब नॉर्मली इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं था और आज भी इसको लेके बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसको लेके कुछ अपडेट सामने आए थे और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आए थे, जिससे साफ होता है कि रशिया अभी इसको डेवलप कर रही है। सबसे पहले तो 2018 में मिकोयन के डायरेक्टर जनरल इला तारासनिको ने बताया था कि रशिया अभी एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट को बना रही है जो कि एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाली है और इसकी अभी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वर्क को किया जा रहा है। उस वक्त इसका नाम पाक DP बताया गया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रोजेक्ट का नाम है तो इस फाइटर जेट को डेवलप होने के बाद इसको ऑफिशियली कोई नाम जरूर दिया जाएगा। फिर 2019 में इसको लेके एक और अपडेट आया जहां पर ये बताया गया कि पाक DP का डिजाइन अभी फाइनल हो चुका है और इसका जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो रशिया की MiG-31 इंटरसेप्टर को बेस करके होने वाला है, जिसे आने वाले 10 सालों के अंदर रशिया तैयार करने वाला है। अब जैसे कि एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है या प्रोबेबली एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है या इंटरसेप्टर होने वाला है, तो इसकी जो स्पीड और परफॉर्मेंस रहेगी वो MiG-31 को मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। MiG-31 नॉर्मली मार्क 2.3 की स्पीड में क्रूज कर सकता है, लेकिन MiG-41 की बात करें तो इसका क्रूजिंग स्पीड मार्क 4.3 तक होने की उम्मीद किया जा रहा है
और इसका मैक्सिमम स्पीड माक 5 तक को पार कर सकता है, यानी कि एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक भी जा सकता है। अगर एयरक्राफ्ट सच में माक 4 से ज्यादा रफ्तार में क्रूज कर सकता है तो आज की दौर की कोई भी मिसाइल इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट आसानी से नियर स्पेस में भी जा सकता है, जो कि नॉर्मल बात है क्योंकि मिग-31 भी काफी एल्टीट्यूड गेन कर सकता था। पर मिकोयन के डायरेक्टर के मुताबिक वो अभी इसको आउटर स्पेस में भी ऑपरेट करने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। पहले इसके एक अनमेन्ड वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्लान किया गया था, लेकिन वो अभी रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा प्लान अभी रखा गया, लेकिन इनिशियली जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसको पायलट ही ऑपरेट करने वाला है। इसके लिए अभी रशिया की तरफ से हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है और इसमें मेनली अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की BBR मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि रशिया की R-73 मिसाइल की लेटेस्ट वेरिएंट होने वाले हैं। और रशिया इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन की इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है और आने वाले 10 सालों में इसकी सीरीज प्रोडक्शन शुरू करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट एक इजरायली शिप को लेके है, जिसके ऊपर हाल ही में ही मिसाइल अटैक किया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये शिप अभी आके भारत में पहुंच चुकी है। ये शिप कल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में पहुंच चुकी है और अभी इंडिया टुडे की तरफ से दिए गए कुछ रिपोर्ट में इसके कुछ इमेजेस को शेयर किया गया था, जिससे ये पता लगा है कि शिप को इसमें कोई खास डैमेज नहीं हुआ है। शिप के ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि वो दरअसल से गुजरात तक आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में अरेबियन सी में कहीं पर उनके ऊपर अचानक से मिसाइल अटैक किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने रास्ते नहीं बदले थे और गुजरात की तरफ बढ़ने लगे थे। इजराइल की तरफ से इसमें ईरान की हाथ होने की संदेह किया जा रहा है, पर इसके लिए ईरान की तरफ से मना किया गया कि इसमें उनका हाथ नहीं है। लेकिन जो भी हो, शिप के ऊपर मिसाइल अटैक किया गया था और अगर ईरान ने नहीं किया तो किसी और ने किया होगा। मिसाइल की हिट करने के बाद शिप को जो डैमेज हुआ था वो पानी के अंदर वाले पार्ट से काफी ऊपर हुआ था, जिस वजह से इसे डैमेज का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ये होल पानी में डूबने वाले पार्ट में हो जाते तो मुश्किलें काफी बढ़ सकते थे, क्योंकि मिसाइल की हिट करने की वजह से हल्की दोनों साइड में छेद हो गए हैं। अगला अपडेट S-400 सिस्टम और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेके और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेके। अभी तक आपने सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने सभी अलाइड नेशंस को S-400 सिस्टम को खरीदने से मना किया जा रहा है और यहाँ तक कि टर्की के ऊपर सैंक्शन भी लगा दिया गया है। अभी तक रशिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि S-400 सिस्टम यूनाइटेड स्टेट की F-35 को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जिस तरीके से S-400 सिस्टम की डील को रोकने की या फिर सैंक्शन लगाने की कोशिश किया जा रहा है या धमकी दिया जा रहा है, तो इससे साफ हो रहा है कि जरूर S-400 सिस्टम में ऐसा कुछ है जो कि यूनाइटेड स्टेट की F-35 या F-22 को डिटेक्ट कर सकता है। हाल ही में नेशनल इंटरेस्ट में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि S-400 सिस्टम F-22, F-35 और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट की B-2 स्पिरिट को भी डिटेक्ट कर सकता है। S-400 सिस्टम की एक और खासियत अभी सामने आ चुकी है, जो कि ये है कि अगर एक बार कोई S-400 सिस्टम F-35 को डिटेक्ट कर लेता है तो सभी के सभी S-400 सिस्टम इसके रडार सिग्नेचर को मैप कर लेंगे और इसमें आपस में रियल टाइम डाटा को ट्रांसफर करने का सिस्टम भी मौजूद है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के लिए और भी खतरा पैदा करने वाला है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट अपने सभी अलाइड नेशन को भी S-400 सिस्टम को एक्वायर ना करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। रिसेंटली पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से अपने एयरफोर्स में काफी सारे नए इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है, चाहे वो राफेल हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर चिनॉक हेलीकॉप्टर हो। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स के पास अभी काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमें अभी एक दो तरफा जंग लड़ना है और हमेशा इसके लिए तैयार रहना है, लेकिन इसके लिए हमारे पास अभी फाइटर जेट की कमी है। हालांकि अभी हम नए फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इससे ओवर द नाइट पूरा नहीं किया जा सकता है। टोटल हमें अभी 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि हमारे पास अभी 30 स्क्वाड्रन है, जो कि आगे चल के और भी ज्यादा रिड्यूस होने वाली है। 2024 तक हमारे सभी MiG-21 स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं, जिसको आगे चल के तेजी से पूरा किया जाएगा, लेकिन इनको पूरा करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लगने वाले हैं। अभी तक हमारी MMR से डील फाइनल नहीं हो रहा है और सिर्फ 36 रफाल जेट के दम पर हम कोई भी जंग नहीं लड़ सकते। हमारे Su-30 MK अभी टेक्नोलॉजी के मामले में पुराने हो रहे हैं और इनको अभी 2020 से 2022 के बीच सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना था, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमारे पास एरियल टैंकर की भी काफ़ी कमी है, अवेक्स की भी काफ़ी कमी है। इनफैक्ट अभी हमारे पास पाकिस्तान के मुकाबले भी कम अवेक्स मौजूद है, जो कि टोटल 5 है और हमें ऐसे कम से कम 22 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो ये कुछ टेक्निकल और मैकेनिकल इशू हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है और ये यकीनन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मेकअप हो जाएंगे। लेकिन एक और दिक्कत भी सामने आ रही है और वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट वक्त से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं और वो बाद में जाके प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही है।
इसके लिए पिछले साल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग रूल को इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया गया था, क्योंकि पायलट्स को ट्रेन करने में काफ़ी वक्त लगता है, साथ ही इसमें काफ़ी सारा पैसा भी खर्च होता है और किसी भी नॉर्मल पायलट के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है। और ऐसे में अगर वो वक्त से पहले रिटायरमेंट लेके चले जाते हैं तो हमें नए पायलट्स को शुरू से तैयार करने में वक्त और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। और अभी तो इंडियन एयरफोर्स के पास पायलट्स की भी काफ़ी कमी दिखाई पड़ रही है और कुल मिलाकर अभी इंडियन एयरफोर्स में 405 पायलट्स की कमी है। और ये स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया था। तो ये कुछ सीरियस इशू है जिनको अभी जल्दी से जल्दी इंडियन एयरफोर्स को सॉल्व करने पर जोर देना चाहिए। अगला अपडेट इसरो की तरफ से, और अभी हम इसरो को लेके एक से ज़्यादा अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो अभी इसरो के चीफ के सिवन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गगनयान मिशन में शायद इसरो की तरफ से ग्रीन प्रोपेलेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसरो अभी अपनी सभी फ्यूचर लॉन्चेस में ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होने वाला और ये आगे चल के हमारे वातावरण के लिए काफी सही रहने वाला है। इसके अलावा GISAT-1 को लेकर भी एक अपडेट सामने आई है। आप सभी को पता होगा कि GISAT-1 की लॉन्च को पोस्टपोन किया गया था और इसरो की तरफ से अभी बताया गया कि इसकी लॉन्च के दौरान इसमें कुछ टेक्निकल इशू और माइनर इशू सामने आए थे, जिस वजह से इसकी इनिशियल लॉन्च को पोस्टपोन किया गया था। इसको सबसे पहले 5 मार्च को लॉन्च करना था, लेकिन बाद में इसको 28 मार्च को लॉन्च करने का एम रखा गया था, लेकिन अभी इसको दोबारा से 18 अप्रैल तक रीशेड्यूल कर दिया गया है। ये एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट होने वाली जिसको GSLV F10 की मदद से श्रीहरिकोटा से 18 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही एक और अपडेट भी अभी इसरो की तरफ से है। इसरो के चीफ के सिवन के लेटेस्ट स्टेटमेंट के मुताबिक अब से इसरो अपनी GSLV Mark 3 रॉकेट को कम्प्लीटली कमर्शियल लॉन्चेस के लिए भी ऑफर करने वाली है। आमतौर पर अभी PSLV की मदद से सभी फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, या फिर अगर हमारी कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है तो उसके साथ फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन अभी 2023 से इसरो कम्प्लीटली GSLV Mark 3 को कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए ऑफर करने वाली है, यानी कि अगर कोई देश या कोई कंपनी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 को बुक करना चाहेगा तो वो सीधे तौर पर इसको बुक कर सकेंगे। इससे एक बात अभी क्लियर हो जाता है कि इसरो अभी हेवियर क्लास की फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने वाला है, जो कि फिलहाल अभी तक हमारे तक ही सीमित था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।